गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। अब देखेंगे आज हम, कल हमने श्वसन तंत्र का जो ऊपरी भाग है उसके बारे में पढ़ लिया था। आज हम निचले श्वसन तंत्र और श्वसन मांसपेशियों के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, डायग्राम बनाते समय बच्चों के कई बार दिक्कत आती है। तो देखो, डायग्राम को बिल्कुल बारीकी से देखना, और सबसे पहली दिक्कत ये होती है कि डायग्राम को कहाँ से शुरू किया जाए। तो डायग्राम को गर्दन से शुरू करके और फिर इस तरीके से आपको बनाना है। 2-3 बार अभ्यास करोगे तो बहुत अच्छी तरीके से ये बन जाएगा भाई। प्राथमिक श्वसन अंग क्या बताया था मैंने? बोलिए, नाक या नासिका। और द्वितीय श्वसन अंग मुख। और फिर उसके बाद में क्या बताया था भाई? ग्रसनी। ग्रसनी के बाद में क्या था? कंठ। कंठ के बाद में यहां श्वास नली है, और फिर श्वास नली 2 भागों में विभक्त हो जाती है, और फिर फेफड़े, और फिर फेफड़ों के बाद में ये जो श्वसनिकाएं हैं ये बढ़ती जाती है और ये वृक्ष जैसी संरचना बना लेती है। लास्ट में कप जैसी संरचना, गुब्बारे जैसी संरचना जुड़ती है, जिसे क्या बोलते हैं अपन? कुपिकाएं। तो देखिए, प्राथमिक श्वसन अंग नाक, द्वितीय श्वसन अंग मुख, ग्रसनी, स्वर यंत्र, श्वास नली, फेफड़े, श्वसनिकाएं, और क्या हो गई लास्ट में? कुपिकाएं। और यह हो गया आपका मध्य पट या डायाफ्राम। अब देखिए, हेडिंग लगाइए निचला श्वसन तंत्र। देखो, निचले श्वसन तंत्र में श्वास नली, फेफड़े, श्वसनिकाएं और कुपिकाएं शामिल है। तो यहां से हम लिख सकते हैं इसके अंग श्वास नली, फेफड़े, श्वसनिका, वह कुपिकाएं शामिल है। या कुपिकाएं हैं। अब देखो, सबसे पहले श्वास नली के बारे में देखिए भाई। सबसे पहली बात, श्वास नली की लंबाई। श्वास नली की लंबाई 5 इंच होती है। तो लिखिए, श्वास नली की लंबाई 5 इंच होती है। यह सी आकार के छल्लों से मिलकर बनी होती है। यह सी आकार के छल्लों से मिलकर बनी होती है। देखो, सी आकार के छल्ले क्या कर देते हैं? श्वास नली को आपस में चिपकने नहीं देते हैं। तो यहां से हम लिख सकते हैं सी आकार के छल्ले श्वास नली को चिपकने से रोकते हैं। श्वास नाल में श्लेष्मा झिल्ली पाई जाती है। तो हम लिख सकते हैं श्वास नाल में श्लेष्मा झिल्ली पाई जाती है।
अब देखो श्लेष्मा झिल्ली है, वह इसकी सतह को क्या बनाए रखती है भाई, नम बनाए रखती है। जैसे ही हम श्वास लेते हैं तो नाक में क्या हो गया, शुद्ध हो गया, वायु का शुद्धिकरण होता है। और इसी प्रकार जो श्लेष्मा झिल्ली है ये इसकी सतह को, इसको श्वास नाल की सतह को नम बनाए रखती है। तो यहाँ भी क्या होता है, श्वास का शुद्धिकरण होता है। तो हम लिख सकते हैं जो वायु के शुद्धिकरण में सहायक है, श्वसनली के बारे में लिख लिया। अब लिखो श्वसनली या श्वास नली दो भागों में बट जाती है। देखो एक तो चली गई है दाएं फेफड़े में और एक चली गई बाएं फेफड़े में। श्वास नली दो भागों में बट जाती है, जिन्हें क्या बोलते हैं, प्राथमिक श्वसनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्राथमिक श्वसनी। अब देखिए ये जो श्वसनियां हैं ये भी और भागों में बढ़ती जाती है। तो देखो दूसरी बार बढ़ गई तो उसको क्या बोलेंगे अपन, द्वितीय श्वसनी। और तीसरी बढ़ गई, तीसरी बार बढ़ गई तो उसको क्या बोलेंगे अपन, तृतीय श्वसनी। समझ में आई बात। लास्ट में एक कप जैसी, एक गुब्बारे जैसी संरचना से ये जुड़ी रहती है, जिसे क्या बोलते हैं अपन, कुपिका। तो अपन लिख सकते हैं यहां से श्वसनिकाएं निरंतर दो भागों में बटती रहती है, जिन्हें क्रमशः द्वितीयक तृतीयक श्वसनिया कहते हैं। अब देखिए श्वसनी के अंतिम भाग में एक कप जैसी संरचना से ये जुड़ी रहती है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं भाई, कुपिका। तो हम यहां से लिखेंगे श्वसनिकाओं के अंतिम भाग में एक कप नुमा आकृति की संरचना जुड़ी रहती है, जिन्हें कुपिकाएं या एलवीओली, इंग्लिश में बोले तो इन्हें एलवीओली कहा जाता है। समझ में आ गई बात। अब देखिए इन कप जैसी जो संरचनाएं होती है, जो कुपिकाएं होती है, इन कुपिकाओं में रक्त धानियां पाई जाती है, छोटा छोटी रक्त कोशिकाएं पाई जाती है। तो देखिए क्या है इसमें, रक्त और श्वसनिका के द्वारा यहाँ क्या आई भाई, वायु, और वायु के साथ में क्या आई भाई, ऑक्सीजन। और रक्त में क्या था भाई, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में एक क्या था भाई, खनिज तत्व क्या था, लोहा। और ये लोहा तत्व क्या कर लेता है, इस ऑक्सीजन को तो अपने अंदर वायु से डिसॉल्व कर लेता है, और बाकी की सारी जो गैसें बन गई, जो वायु बची, उसको वापस से भेज देता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि रक्त का शुद्धिकरण कुपिकाओं में अर्थात फेफड़ों में होता है, क्योंकि कुपिकाएं कहां पाई जाती है भाई, फेफड़ों में। ठीक है, कई बार हम गलत सोच लेते हैं कि रक्त का शुद्धिकरण हृदय में होता है, जबकि रक्त का शुद्धिकरण हृदय में नहीं होता है। रक्त का शुद्धिकरण कहां होता है भाई, फेफड़ों में। तो लिखिए रक्त का शुद्धिकरण
रक्त का शुद्धिकरण फेफड़ों में कुपिकाओं के माध्यम से होता है। किसके माध्यम से होता है भाई? कुपिकाओं के माध्यम से। गैसों का आदान प्रदान भी कहाँ होता है? कुपिकाओं में। तो ये बात भी हम लिख सकते हैं, गैसों का आदान प्रदान कुपिकाओं में होता है। अब लिखिए आप फेफड़ों के बारे में। लिखिए भाई, फेफड़ों के बारे में लिखिए। सबसे पहले, मानव में एक जोड़ी फेफड़े पाए जाते हैं। मानव में एक जोड़ी फेफड़े पाए जाते हैं। देखो, एक तो दायां फेफड़ा हो गया और एक कौन सा फेफड़ा हो गया भाई? बायां फेफड़ा। दायां फेफड़ा बाएं फेफड़े की अपेक्षाकृत बड़ा होता है, तो हम लिख सकते हैं दायां फेफड़ा बाएं फेफड़े से बड़ा होता है। अब देखो, बात करते हैं पुरुषों के फेफड़े और स्त्रियों के फेफड़े की। तो पुरुषों के फेफड़े स्त्रियों के फेफड़ों से भारी होते हैं। तो यह भी बात आप लिखिए, पुरुषों के फेफड़े स्त्रियों के फेफड़ों से भारी होते हैं। फेफड़े मुलायम, स्पंजी व हल्के गुलाबी रंग के होते हैं। फेफड़े मुलायम, स्पंजी और हल्के गुलाबी रंग के होते हैं। लिख लिया भाई? देखो, फेफड़ों में लगभग 30 मिलियन कुपिकाएं पाई जाती है। अब देखो, एक रोग का नाम सुना होगा आपने, निमोनिया। तो इसके बारे में समझिए। सबसे पहले, निमोनिया ये छोटे बच्चों में रोग होता है भाई। देखो क्या होता है, किसी भी कारणवश जब मान लो थोड़ी सी सर्दी लग गई छोटे बच्चों को, तो किसी कारणवश कुपिकाओं में, किसमें भाई? कुपिकाओं में सूजन आ जाती है, या इनमें मवाद भर जाती है, या इनमें जल भर जाता है, तो श्वास लेने में प्रॉब्लम होगी कि नहीं होगी? होगी। तो श्वास लेने में क्या होती है भाई? प्रॉब्लम होती है। और इससे जो रोग होता है उस रोग को क्या बोलते हैं? निमोनिया। और निमोनिया रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो लिखेंगे प्रभावित अंग फेफड़े। प्रभावित अंग कौन से हैं? फेफड़े। तो लिखिए निमोनिया रोग
निमोनिया रोग कुपिकाओं में सूजन आने, जल भर जाने या मवाद भर जाने से होता है। इससे व्यक्ति को या रोगी को श्वास लेने में कठिनाई होती है। इससे रोगी को श्वास लेने में कठिनाई होती है। लिखिए, निमोनिया रोग से फेफड़े प्रभावित होते हैं। क्या प्रभावित होता है भाई? फेफड़े। अब हमने देखो पूरा निचला श्वसन तंत्र पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे श्वसन मांसपेशियां। हेडिंग लगाइए श्वसन मांसपेशियां। देखो श्वसन मांसपेशियां कौन सी है? एक तो अपना मध्यपट डायाफ्राम, और एक पसलियों में भी कुछ पेशियां ऐसी पाई जाती है जो डायाफ्राम को संकुचन और स्थिलन करने में क्या करती है भाई? सहायता करती है। तो देखिए, जैसे ही डायाफ्राम का संकुचन होगा तो ऋणात्मक दबाव प्रवणता उत्पन्न हो जाएगी। क्या उत्पन्न हो जाएगी भाई? ऋणात्मक दबाव प्रवणता। समझना मेरी बात, ऋणात्मक दबाव प्रवणता क्या है? वायुमंडल का दाब क्या है भाई? ज्यादा रहेगा और अपने अंदर का दाब क्या हो जाएगा? कम। जैसे ही दाब में अंतर हो गया, ठीक है, अब अंतर हो गया तो जैसे ये शिथिल होगा, जब संकुचन होगा तो जाहिर सी बात है नाक के द्वारा वायु लेने में क्या होगी भाई? आसानी होगी। समझ में आ गई बात? तो ऋणात्मक दबाव प्रवणता के कारण ये जो है अपना श्वसन है वो अंदर की ओर आता है, और जब इसका वापस इसका डायफ्राम का शिथिलन होता है तो वापस से श्वास है वो कहाँ निकल जाता है भाई? बाहर निकल जाता है। तो सबसे पहले लिखेंगे श्वसन मांसपेशियां। देखिए, देखो श्वसन मांसपेशियों के रूप में डायाफ्राम या इसको बोलते हैं मध्यपट की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यह संकुचित होकर वायु को फेफड़ों में आसानी से लाने का कार्य करता है तथा इसके शिथिलन से वायु आसानी से बाहर निकाल दी जाती है। अब हम एक बात और लिख सकते हैं, फसलियों में कुछ मांसपेशियां ऐसी होती है जो डायाफ्राम के संकुचन में सहायता करती है, वो भी श्वसन मांसपेशियां है। लिखिए भाई, लिखो, हेडिंग लगाओ श्वसन का क्रिया विज्ञान। श्वसन का क्रिया विज्ञान। देखिए, मानव श्वसन तंत्र है वो ऋणात्मक दबाव प्रवणता, यानी कि दाबांतर में अंतर हो गया, वायु में वायुमंडल का दबाव अलग और अपने शरीर का दबाव अलग, तो ऋणात्मक दबाव प्रवणता से क्या करता है? श्वसन करने का कार्य करता है, या गैसों का क्या करता है? आदान प्रदान करता है। क्यों? क्योंकि जैसे ये संकुचन होगा तो अंदर दाब अधिक हो गया, अंदर की ओर खींचेगा इसको वायु को, तो बाहर का दाब क्या हो गया भाई? कम। तो इसे बोलते हैं अपन ऋणात्मक दबाव प्रवणता। समझ में आ गई बात? तो हम लिख सकते हैं श्वसन तंत्र, सुनना, श्वसन तंत्र मध्यपट के संकुचन से ऋणात्मक दबाव प्रवणता उत्पन्न करता है, जिसके कारण वायुमंडल से श्वास अंदर जाता है। समझ में आई बात? तो लिखिए, देखो, श्वसन तंत्र
मध्य पट के संकुचन के कारण, संकुचन के कारण ऋणात्मक दबाव प्रवणता उत्पन्न होती है, जिससे श्वास फेफड़ों में आसानी से प्रवेश कर जाता है। देखो मानव में श्वसन है ना, वो दो स्तरीय होता है। मानव में श्वसन कितना स्तरीय होता है? दो स्तरीय। एक तो हो गया कौन सा? बाह्य श्वसन, जो वायुमंडल से लिया किसने? कुपिकाओं ने, और वापस से छोड़ दिया। एक तो ये श्वसन हो गया भाई, वायुमंडल से क्या ली? ये से ली, फिर ऑक्सीजन को रखा, बाकी को छोड़ दिया। समझ में आई बात? एक तो ये श्वसन हो गया। दूसरा श्वसन देखो, दूसरा होता है आंतरिक श्वसन। कुपिकाओं में जो रक्त था उसमें क्या घुल गई भाई? ऑक्सीजन घुल गई। ऑक्सीजन घुलने के बाद में क्या हुआ? वो सारा का सारा रक्त कहाँ गया? प्रत्येक कोशिकाओं तक, प्रत्येक कोशिकाओं तक। और कहाँ गया? प्रत्येक ऊतकों तक। तो ऊतकों के और रक्त के मध्य भी तो गैसों का क्या हुआ भाई? आदान प्रदान हुआ। तो उसे क्या बोलते हैं अपन? आंतरिक श्वसन। समझ में आ गया अच्छी तरीके से? तो बाह्य श्वसन समझना क्या? वायुमंडल और फेफड़ों या वायुमंडल या कुपिकाओं के मध्य गैसों का आदान प्रदान होता है, इसे क्या बोलते हैं अपन? बाह्य श्वसन। समझ में आई बात? और आंतरिक श्वसन रक्त और कोशिकाओं के या ऊतकों के मध्य गैसों का आदान प्रदान होता है, तो उसे क्या बोलते हैं अपन? आंतरिक श्वसन। समझ आ गया? याद रहेगा? देखिए तो लिखिए, मानव में दो स्तरीय श्वसन होता है। एक नंबर लगाकर लिखिए बाह्य श्वसन। लिखना वायुमंडल व कुपिकाओं के मध्य गैसों के होने वाले विनिमय को बाह्य श्वसन कहते हैं। अब देखिए मेरी बात समझिए, वायुमंडल और किसके मध्य? कुपिकाओं के मध्य क्या होता है? विनिमय होता है। उसको क्या बोलेंगे? बाह्य श्वसन। ये किस कारण होता है? तो ये आंशिक दाबांतर के कारण होता है। किसके कारण होता है? ये आंशिक दाबांतर, यानी कि कहीं का दाब तो कम है, कहीं का दाब क्या है? ज्यादा। इसको क्या बोलेंगे अपन? दाबांतर, दाब का अंतर। तो यहां से हम लिख सकते हैं इसका कारण यह है वायुमंडल व रक्त के मध्य आंशिक दाबांतरण के कारण होता है। तो लिख सकते हैं, लिखिए आंशिक दाबांतर के कारण होता है। अब देखिए आंतरिक श्वसन, पहले समझिए बाद में लिख लेना। आंतरिक श्वसन देखो, आंतरिक श्वसन क्या है कि कुपिकाओं के अंदर क्या हो गई? रक्त में ऑक्सीजन घुल गई। अब ऊतकों या कोशिकाओं और जो रक्त के मध्य वायु का या गैसों का आदान प्रदान होगा, इसे आंतरिक श्वसन कहेंगे। ये किसके कारण होगा? ये होगा विसरण के कारण। किसके कारण होगा? विसरण के कारण। विसरण का मतलब क्या हुआ? विसरण का मतलब होता है दो पदार्थों का क्या होना भाई? स्वतः मिलना। दो पदार्थों का क्या होना? स्वतः मिलना। यहाँ कोई भी दाब वगैरह नहीं लगता है। तो हम लिख सकते हैं आंतरिक श्वसन के बारे में, रक्त व कोशिकाओं या ऊतकों के मध्य
होने वाले गैसों के विनिमय को आंतरिक श्वसन कहते हैं। यह श्वसन प्रक्रिया विसरण द्वारा होती है।